अध्याय 25 नीलामी। लाभ के लिए एक ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी का दुरुपयोग करना। उसने पूरे रास्ते का अनुसरण किया और लोगों के एक समूह को देखा। दूसरों की तुलना में वे अधिक परिष्कृत दिखते थे और उनके पास सामान्य जो की तुलना में बेहतर दिखने वाले कपड़े थे। वे ओझाओं से घिरे हुए थे जो शायद अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे थे। ओझाओं को अंगरक्षक के रूप में काम पर रखा गया था क्योंकि कई बार साथी व्यापार मालिकों के बीच तीव्र झगड़े छिड़ जाते थे। कबीले को इसकी परवाह नहीं थी कि बाजार क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, मरोगे तो मरोगे, जब तक कुल पर आंच नहीं आई। बेशक ये कबीले के सभी आधिकारिक सदस्यों पर भी लागू होता है। यदि आप बाजार में प्रवेश करने जा रहे थे और परेशानी पैदा करने जा रहे थे और बाद में मुसीबत में फंस गए तो स्वाभाविक रूप से किसी ने भी ऐसा प्रयास करने का साहस नहीं किया। हर कोई जानता था कि आधिकारिक कबीले के सदस्यों को ऐसे नियमों से छूट दी जाएगी, इसलिए बाजार में भी किसी ने उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया। ओलिवर उनके आसपास जमा हो रही भीड़ में घुल-मिल गया और किसी से स्थिति के बारे में पूछा। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं जानते? साल की सबसे बड़ी नीलामी जल्द ही होने वाली है। वहां मौजूद वे लोग कबीले द्वारा आमंत्रित महत्वपूर्ण अतिथि हैं। ओलिवर स्तब्ध रह गया। नीलामी। दरअसल ऐसी भी नीलामियां होती थीं जो साल भर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैमाने पर होती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही बाजार में नीलामी होने वाली थी और महंगे कपड़ों में ये लोग संभवतः व्यापारी थे जिन्हें कबीले द्वारा अपनी वस्तुओं की नीलामी करने या सामान खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया था। 5 कुलों में से किसी एक से निमंत्रण प्राप्त करना कोई मजाक नहीं था। नीलामी में आमंत्रित होने के लिए इन लोगों को वास्तव में प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे ही उसके आसपास की दुनिया बदल गई, ओलिवर की आंखें तीव्रता से चमक उठीं। विशेष नजरों से वह देख पा रहा था कि महत्वपूर्ण दिखने वाला वह व्यक्ति कोई ओझा नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान था, लेकिन उनका शरीर कई आभाओं में चमक रहा था। उनके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे छाती, कंधे, पेट क्षेत्र से एस्पेरा बह रहा था। संभवतः उसके शरीर पर कई कलाकृतियां हैं। ओलिवर ने तुरंत निष्कर्ष निकाला क्योंकि कोई बेहतर स्पष्टीकरण नहीं था। उसने अपना ध्यान आसपास के ओझाओं पर केंद्रित कर दिया और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वे मजबूत थे। उनके शरीर से प्रचुर मात्रा में एस्पेरा रिस रहा था। ये लगातार बह रहा था। एस्पेरा की इतनी मात्रा देखकर ही वह तनाव महसूस कर सकता था। हवा में कंपन और उनके आसपास का उतार चढ़ाव काफी मजबूत और अनियमित था। समूह के ओझाओं में से एक ने अचानक इधर उधर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है और किसी कारण से उसे ठंड लग रही थी, लेकिन चारों ओर देखने पर उसे केवल सामान्य लोग ही दिखाई दिए। कल्पना। उसने इसे वहीं छोड़ने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। कुछ ही दूरी पर ओलिवर भी भीड़ को छोड़कर अपने रास्ते चला गया। अब वह नीलामी में भाग लेना चाहता था। नीलामी में हमेशा बढ़िया वस्तुएं सूचीबद्ध होती थीं। वह नीलामी में भाग लेना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वहां दरिद्रता के बिना जाना व्यर्थ होगा। क्या पेनीलेस भी सही शब्द है? क्या मुझे इसके बजाय नेडिनलेस कहना चाहिए? उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह नकदी कमाने का कोई सामान्य तरीका नहीं सोच पा रहा था। अजनबियों को लूटना, दुकानों को लूटना, अपनी बेहतर ताकत से कमजोरों को डराना, अपनी स्थिति का दुरुपयोग करना, भीख मांगना, कमजोर ओझाओं को ब्लैकमेल करना। भाड़ में जाओ। मेरा दिमाग ऐसे काले विचारों से क्यों भरा हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक बदमाश हूँ? ओलिवर को इस पर गंभीरता से आश्चर्य हुआ। संदिग्ध तरीकों के अलावा जो निश्चित रूप से देर सबेर उसे मुसीबत में डाल देंगे, उसे कोई विचार नहीं मिल रहा था। अगर मुझे कोई संदिग्ध तरीका चुनना ही है तो मुझे कुछ ऐसा अपनाना चाहिए जो सबसे कम संदिग्ध हो और मुझे बहुत अधिक परेशानी में न डाले, उसने सोचा। उसके दिमाग में तरह तरह के खतरनाक विचार आ रहे थे और निकल रहे थे। अरे जवान आदमी, कुछ सामान की जांच करना कैसा रहेगा? मुझे यहाँ आपके लिए बहुत सारा सामान मिला है। ओलिवर ने अपनी तरफ देखा और सड़क के कोने पर एक छोटा सा लकड़ी का स्टॉल लगाए हुए एक आदमी को एक ग्राहक से बात करते हुए देखा।
हालांकि उसके पास बमुश्किल पर्याप्त पैसे बचे थे, फिर भी वह दुकान पर गया। अब वह कुछ मुनाफा कमाने के लिए कुछ कम कीमत वाली कलाकृतियों को अधिक कीमत पर बेचने के बारे में सोच रहा था। नीलामी दुर्लभ थी और अब जब उसे इसके बारे में पता चल गया था तो वह इसे चूकना नहीं चाहता था। ओह, अरे, एक और ओझा नौजवान। चलो, मेरे पास बहुत सारा सामान है जिसे तुम खोद सकते हो। स्टॉल मालिक अधेड़ उम्र का लग रहा था, उसका सिर गंजा था और कुछ पीले दांत गायब थे। स्टॉल मालिक को ओलिवर की ऊंचाई और बच्चों जैसी शक्ल की कोई परवाह नहीं थी। वहां कई ओझा रुके हुए विकास या शापित शरीर के साथ घूम रहे थे, इसलिए किसी को मांस में देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, हालांकि ये काफी दुर्लभ था। उसे नजरअंदाज करते हुए ओलिवर ने अपनी विशेष आंखों से वस्तुओं को देखा। उन्होंने पहले इस दुकान से शुरुआत करने और फिर और अधिक खोज करने का फैसला किया। वे सभी नकली और सस्ते प्रतिकृतियां हैं। जैसे ही वह काउंटर पर रखे सामान को स्कैन कर रहा था, उसकी नज़र किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह संगमरमर था जो चमक रहा था। जैसे ही उसने गोल संगमरमर पर ध्यान केंद्रित किया, रंग और भी अधिक स्पष्ट हो गए। साधारण दिखने वाले लाल संगमरमर के अंदर एक मजबूत एस्पेरा बह रहा था। संगमरमर बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उस तलवार के लिए कितना? ओलिवर ने अपनी उत्तेजना छुपाए और धीमी आवाज में एक बेतरतीब पुरानी तलवार की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो एक सस्ती प्रतिकृति भी थी। तुम्हारे पास अच्छी आंखें हैं, जवान आदमी। ये तलवार प्राचीन काल में एक महान योद्धा के पास हुआ करती थी। इसे पाने के लिए मुझे विशेष रूप से खंडहरों में प्रवेश करना पड़ा। लेकिन तुम्हारे प्यारे चेहरे के लिए मैं इसे बेच दूंगा 2000 नेडेन। अब वो कैसे? रहने भी दो। ओलिवर ने उसे रोका और कुछ और चीजों की ओर इशारा करते हुए इधर उधर देखा, लेकिन इससे पहले कि स्टॉल मालिक उनकी कीमतें पूरी कर पाता, उसने सीधे उसकी बात काट दी। स्टॉल मालिक को इस गुस्ताखी पर बहुत गुस्सा आया। अंत में उसने लाल गोल संगमरमर की ओर इशारा किया और कुछ ठंडे स्वर में पूछा, उस संगमरमर का मूल्य कितना है? 700 नेडेन। इस बार स्टॉल वाले ने कोई बकवास कहानी नहीं बुनी। वह जानता था कि ओलिवर कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। वह सौदेबाजी में काफी अनुभवी लग रहा था। 50 नेडेन। उसने अपनी कीमत खुद लगाई। असंभव। क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? स्टॉल मालिक ने तुरंत विरोध किया। तो फिर एक सामान्य कीमत बताओ। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुनो, मेरे पास इन घोटाले वाले खेलों के लिए समय नहीं है। अच्छी कीमत लगाओ या मैं बस चला जाऊंगा। ओलिवर ने उबे हुए स्वर में कहा। और जैसा कि अपेक्षित था, स्टॉल मालिक के चेहरे के भाव बदल गए। कहानी खत्म। अलविदा।